मंच पर आसीन आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही हम सब की प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी छोटी बहन माननीय राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति कर्नल विजेंद्र सिंह जी, कुल सचिव विनय कुमार जी, उपस्थित धर्माचार्यगण, मानद उपाधि प्राप्तकर्ता विशिष्टजन, कार्य परिषद विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, संकाय अध्यक्षगण, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, मौजूद मीडिया बंधु, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रीगण और विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभाशाली नन्हे मुन्ने बच्चों, यह अयोध्या है और ईश्वरीय कृपा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम की भूमि है ये और उन्हीं की नाम राशि पर यह विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है। यहाँ धर्माचार्य संतगण भी बैठे हैं। बिनु हरि कृपा में लई नहीं संता, यह तुलसीदास जी ने लिखा है। तो दो मुझे उपलब्धियां हासिल हुई यहाँ पर। एक तो महान संत गणों के दर्शन और प्रभु श्री राम की भूमि पर आगमन। यहाँ पदार्पण किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात हो सकती है। जो अनुभूति यहाँ आकर होती है उसको अभिव्यक्त के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दों में उस अनुभूति को बांधा नहीं जा सकता। एक ऊर्जा प्रदान करने वाली भूमि, भारतीय अस्मिता की चेतना को पैदा करने वाली भूमि, और जिसने एक बार नहीं अनेकों बार पूरे विश्व के सनातनियों को एक ज्वार पैदा किया था, ऐसी प्रेरणादायक भूमि है अयोध्या। कुछ वर्षों पहले की बात है, आप सबने देखा होगा, उन लोगों में जो यहाँ आए थे, मैं भी एक था, कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये उद्घोष करते हुए घर घरों से निकले थे, विश्व के कोने कोने से निकले थे। जहां राम ने जन्म लिया, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, यह उद्घोष करते हुए न जाने कितने दीवाने विश्व के कोने कोने से अयोध्या की ओर कूच किए थे। तो ये दीवानगी कहां से आई थी? यह इस जन्मभूमि, इस भूमि पर जन्मे उस विलक्षण प्रतिभा प्रभु श्री राम की प्रेरणा थी, जो हर एक के अंदर एक ज्वार पैदा किए हुए थी। ऐसे प्रभु श्री राम और ऐसी अयोध्या, इस धारा को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इक्ष्वाक वंश, जिसमें प्रभु श्री राम ने स्वयं, यानी ईश्वर ने जन्म लेने के लिए चयन किया, ऐसे इक्ष्वाक वंश ने इस धरती को बसाया, इस नगरी को बसाया। मनु ने स्थापित किया, ऐसा हमारे पुराण बताते हैं। कुश ने यहां मंदिर बनवाया प्रभु श्री राम का, अपने पिता का, और मीर बाकी ने उसको ध्वस्त किया था। इतिहास हमको यह भी बताता है, और यह भी बताता है कि 74 बार से अधिक इसके लिए यहाँ के जितने सनातनी थे इस धरती को कूच किए थे, और अंततः मंदिर का निर्माण हुआ।
हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के सनातनियों के लिए 22 जनवरी 2024 इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी और योगी जी की उपस्थिति में यह प्रांत की सभा। और उसमें डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्रांतिकारी विचारक थे जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे, प्रकांड विद्वान थे। राजनीतिक चिंतन 3 हुए हैं इस देश के अंदर जो मूल मौलिक चिंतक हुए हैं आधुनिक समय के, गांधी, लोहिया और दीनदयाल। उसमें से लोहिया जी एक थे जिन्होंने चिंतन दिया था एक कि इस देश की आर्थिक विषमता में यहाँ का जातीय व्यवस्था कारण है। और आज के युवा वर्ग को इस मौके पर मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस राम की राष्ट्र के नायक की भूमि पर आपने शिक्षा ग्रहण की है और जिस ऐसे चिंतक जिसने जातिवाद पर प्रहार किया है वहां से आपने शिक्षा ग्रहण की, तो जातीयता में मत पड़िएगा कभी और राष्ट्रवादी ताकत को मजबूत करने की, राष्ट्रवादी बनने की कोशिश कीजिएगा। आज आपको उपाधियां मिली हैं यहाँ पर, मैं उन सबको बधाइयां देना चाहता हूँ। सभी छात्रों छात्राओं को जिन्हें उपाधियां मिली, उनके माता पिताओं को बधाई, उनके गुरुओं को बधाई। क्योंकि मित्रों, बच्चों, बिना माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के आप इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा जिंदगी भर तक। ना जाने कितने वक्त का पेट काट कर उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के, दिशा निर्देशन के ये उपाधियां प्राप्त करना सरल नहीं था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, ये 3 के ऋण से हम कभी उर्ण नहीं हो सकते। ये हमको ताजिंदगी याद रखना होगा। आज आपका दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत है, यह शिक्षांत नहीं है। नई जिम्मेदारियों के द्वार आपके खुलेंगे। दीक्षांत के साथ नई जिम्मेदारियों का आरंभ होगा। ये नए भविष्य को आप तलाशने के लिए, उसको तराशने के लिए आगे बढ़ेंगे। नए अनुभव आपके सामने आएंगे, उनसे आप शिक्षा लेते रहें। इसलिए ये अंत नहीं है शिक्षा का, ये नया युग का, नए आपके जीवन के युग का शुरुआत है, प्रारंभ है, आरंभ है। शिक्षा वास्तव में क्या है? आप शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो क्या शिक्षा लेना सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ना और कोई नौकरी तलाशना और उसमें अपने परिवार में जुट जाना, यही है क्या? शिक्षा वो है जो स्व का बोध कराए व्यक्ति के अंदर। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और उसके प्रति समर्पण का भाव सिखाए, वह शिक्षा है। सामाजिक सारोकारों से जोड़े, नहीं जोड़ती है तो शिक्षा अधूरी कहलाई। आपको इससे जुड़ना होगा, ये आप सबको याद रखना होगा। ये आपको मिली है, ये जितने संसाधन आपके विश्वविद्यालय में दिख रहे हैं, अगर ये ना होते तो ये उपाधियां न मिल पाती। और ये कहां से आई हैं? इस समाज से, इस राष्ट्र से, इस सरकार से ये व्यवस्था बनी है। तो इस देश के प्रति आपका क्या दायित्व होना चाहिए? ये दायित्व बोध भी आपको होना चाहिए।
हमें देश ने इतना सब कुछ दिया, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं अपने कृतित्व के द्वारा, यह भी हमको संकल्प के साथ ध्यान रखना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस संकल्प के साथ अपने नए जीवन को शुरुआत करनी चाहिए आप लोगों को। आप युवा हैं, शिक्षित हो गए हैं, और जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम पर है, उसको भी यदि आप पढ़ेंगे तो ठीक है, समाजवादी चिंतक थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के प्रति भी जो जागरूकता थी, जो चेतना दी है, उसको भी पढ़ना चाहिए। आप लोगों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक जगह लिखा है कि राम, कृष्ण और शिव, इनको भले ही लोग भगवान माने ना माने, इस पर मैं विवाद में नहीं पड़ता, न लिखता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमको इनसे राष्ट्रवाद की और राष्ट्रीय एकात्मता की शिक्षा लेनी चाहिए। राम उत्तर से चलते हैं, दक्षिण तक पहुंचते हैं, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, इन सबको संगठित करते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं, और इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत को हराकर मानवता को मुक्त कराते हैं, एकात्मता का संदेश देते हैं। वह राम है। कृष्ण पश्चिम से चलते हैं पूर्व की ओर, और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधते हुए, एक रूप में बांधते हुए, पूरे देश में एकात्मा का संदेश देते हुए अंत में पहुंचते हैं। और यही कारण है कि मथुरा में राधा कृष्ण पूजे जाते हैं, तो आसाम में रुक्मिणी कृष्ण पूजे जाते हैं। ये एकात्मता के प्रतीक है कृष्ण। शिव, पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग, ये एकात्मता के सूत्र पिरोते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंग हम सबको यह संदेश देते हैं शिव को। और जब शिव क्रोधित होकर सती के शव को लेकर घूमते हैं, तो पूरे देश में 51 शक्तिपीठ स्थापित होती हैं। ये एकात्मता का प्रतीक है शिव। तो हमको भी उस जातिवाद को तोड़कर राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक बनना चाहिए। युवक हैं, शिक्षित हैं, आपने नई शिक्षा ग्रहण की है, नए जीवन में प्रवेश करेंगे। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय पे आप हैं, तो एक दायित्व बोध होना चाहिए। जहां हम अपने पुराणों के पुरुषों से सीखें, तो वर्तमान के भी महापुरुषों के उदाहरण हमारे सामने हैं कि दायित्व बोध क्या होता है। मंच पर बैठी महामहिम है हमारे साथ, इनके कृतित्व को देखकर, इनकी काबिलियत को देखकर नेतृत्व ने इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया। राज्यपाल बनकर उम्र के जिस पड़ाव में है, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन दायित्व बोध होना, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वहन करना, यदि सीखना है तो उनसे सीखना पड़ेगा। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे की मैराथन मीटिंग लेकर ये जो आज गुणवत्ता बढ़ी है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की, ये उनकी देन है। मुझे किंचित भी हिचक नहीं है कहने पर कि उनके से पूर्व उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता था देश के अंदर। एक भी विश्वविद्यालय रैंकिंग प्राप्त नहीं था, ग्रेडिंग प्राप्त नहीं था। लेकिन इनकी तपस्या ने, सिखाने की ललक ने आज देश में AA+ के 7 विश्वविद्यालय हो चुके, नैक रैंक उच्च शिक्षा वाले। मैं अभी मेडिकल और कृषि की बात नहीं कर रहा हूं। A+ के 2 सरकारी विश्वविद्यालय बन चुके हैं नैक रैंकिंग की ग्रेडिंग में। A के 2, B+ की तो अभी गिनती नहीं है, नहीं कर रहा हूं मैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग, जिसको उत्तर प्रदेश में कभी
सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था शिक्षाविदों ने। इनकी प्रेरणा से आज 3 सरकारी विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग 6 सरकारी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आ गए हैं। यूजीसी ग्रेड 1 आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं आया, आज 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के यूजीसी ग्रेड 1 रैंकिंग। शोध गंगा में भारत के प्रथम 40 विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय है। ये उपलब्धि है, ये दायित्व बोध के बाद जो दिया वो है। देश के प्रथम 500 विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, आज प्रथम 100 में 3 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। यह है जो दिया है उन्होंने समाज को, देश को और आने वाली पीढ़ी को। शिक्षा का निखार, उस शिक्षा का सुधार देश के लिए कैसे हो सकता है, यह हम उनसे सीखते हैं। ऐसे ही शिक्षा का विस्तार और प्रसार हमारे योगी जी ने किया है। विडंबना है इस प्रदेश की, जो अभी रजनी जी भी बता रही थी, कि हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल से ऊपर हो गए थे और 6 कमिश्नरियां ऐसी थी जहां सरकारी विश्वविद्यालय था ही नहीं। क्या सोचते थे वो शिक्षा के बारे में जब हमसे पहले हुक्मरान थे? आज कोई भी कमिश्नरी ऐसी नहीं रही है जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हो गया। यह दिया है। अंतिम पायदान तक कैसे उच्च शिक्षा पहुंचे, यह संकल्प लेके आगे बढ़े। मोदी जी तो विश्व में उदाहरण है। आज पूरा देश बदल गया, परिवेश बदल गया। अगर उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया चर्चा करें तो पूरा दिन बीत जाएगा, खत्म नहीं होंगी। एक पंक्ति में कहूं तो समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि काम हुआ है, इस देश का परचम लहराया है तो मोदी जी ने लहराया है। ये दायित्व बोध है, ये देश के प्रति कुछ करने का बोध है। दायित्व तो बहुत लोग ग्रहण करके चले जाते हैं, लेकिन इतिहास कौन लिखता है? पद चिन्हों पर चलना आसान है, पद चिन्ह कौन बनाता है, यह देखना होगा। मोदी जी से पहले भारत विकासशील देशों में निचले पायदान पर था। बस 7, 8, 10 सालों में उचले पायदान पे आ गया, बदल दिया पूरे परिवेश को, देश के इतिहास को। और अब एक संकल्पना दी है पूरे देश को कि हमें भारत को विकसित देशों में लाना होगा, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना होगा। और मित्रों, नौजवान साथियों, आपके बलबूते पर उन्होंने संकल्प लिया है और आपको संकल्प दिया है, याद रखना होगा। मेरा नेता विजन बनाता है, फिर उसको मिशन बना लेता है, पैशन से जुड़ता है तो अंजाम भी देता है। आप सबको जुटना होगा उसमें। ये टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा अमेरिका हमारे ऊपर? क्योंकि इनको लग रहा है कि जो देश मात्र 10-12 साल पहले अर्थव्यवस्था पे 11वें 12वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे आ गया, 3रे नंबर की ओर बढ़ रहा है। हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की। यह मोदी जी ने किया है। तो अब विकसित भारत बने, उनको डर है उन देशों को, इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं, हमारे प्रगति के इस रथ को रोकना चाहते हैं। मेरा नेता उस चुनौती में झुका नहीं है, टूटा नहीं है, अड़ के खड़ा हुआ है और देश को अपील कर रहा है कि स्वदेशी अपनाओ। यही सोच है, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हम स्वदेशी बनाएंगे, अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो सशक्त और समर्थ भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। और जब सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। यह मान लीजिए आप। एकदम तो
बहुत कठिन है डगर पनघट की, ऐसा लगता होगा, लेकिन संकल्प होगा तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, अंतिम परिणाम होता है। इसलिए मित्रों, आपको जो आप कार्य अपनाए जीवन में, उस कार्यों में उत्कृष्टता लाकर, देश के प्रति समर्पित कर कर अपनी कार्यशीलता की सुविधा इस महायज्ञ में डालें जो विकसित भारत का निर्माण करने के मेरे नेता ने संकल्प लिया है। और ऐसी बात नहीं है पूरा नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। संकल्प लीजिए, देश का भविष्य उज्जवल बनाइए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।